हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, और ये कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद मैं कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड और भी कई सारे पार्ट्स अपलोड करने वाला हूं। पार्ट 1 के अंदर हम बेसिक्स को कवर करेंगे। देखिए, जैसे यहां पर मैंने बोर्ड पर मेंशन किया है, ठीक इसी प्रकार से बुक्स में भी चीज़ें मेंशन की होती हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बुक्स में आप पढ़कर भी नहीं समझ पाते, उसे मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट बनता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूरी पृथ्वी पर कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल के रूप में कंसीडर किया जाता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई बायोमोलिक्यूल पाया जाता है तो वो कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड। हम जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि आप सब्जी रोटी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, आप मिल्क पीते हैं, आप फ्रूट्स खाते हैं, आप जितने भी सीरियल्स खाते हैं या जितने भी पोटैटोज खाते हैं, ओट्स खाते हैं, मिल्क पीते हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट रहता है। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड का एक बेसिक कंपोनेंट है। दीज आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग बींग। पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बींग हैं, उन सभी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह माना जाता है, कंसीडर किया जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि एनर्जी तो हमें फैट भी दे देता है, प्रोटीन भी दे देता है, और भी काफ़ी सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे में हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही क्यों प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कंसीडर कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो रीडली ब्रेक डाउन हो जाता है। यानी अदर बायोमोलिक्यूल के कंपैरिजन में कार्बोहाइड्रेट्स के जितने भी आप फूड खाते हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, वो इजीली बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है, और ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज बनाता है, और फिर उसके बाद सेल उसको जो है आगे प्रोसेस करके एटीपी जनरेट यानी एनर्जी जनरेट कर देती है। इसीलिए जितने भी एथलीट होते हैं, आपने देखा होगा, वो तुरंत ग्लूकोज पी लेते हैं। ग्लूकोज पीने से एकदम से एनर्जी मिल जाती है। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट को जो है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में कंसीडर किया जाता है। 1 ग्राम मोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के जो यील्ड है, यानी कि 1 ग्राम मोल कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4.9 किलो कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन भी लगभग 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें फैट की, तो वो भी 9 किलो कैलोरी एनर्जी के लगभग वो जो है प्रोड्यूस करता है। तो अब हमारे माइंड में डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स का अल्टीमेट सोर्स क्या है? क्योंकि अभी तक मैंने जो भी आपको बताया कि चावल में होता है, दाल में होता है, सब्जियों में होता है, फ्रूट्स में होता है, सब में जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। तो इसका अल्टीमेट सोर्स क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो देखो, जितने भी ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, पृथ्वी पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो क्या करते हैं? वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, जहां पर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होता है। तो इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के जरिए ही कार्बोहाइड्रेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो यानी कि मैं मान सकता हूं कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अल्टीमेट सोर्स है। यानी कि स्टूडेंट्स, ग्रीन प्लांट्स को आप अल्टीमेट सोर्स के रूप में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि सबसे पहले नंबर पर वही कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे आर अबाउट 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट। दे आर फॉर्म फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ग्रीन एल्गी एंड मेनी प्रोटिस्ट। काफी सारे प्रोटिस्ट और ग्रीन एल्गी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूटिलाइज करके वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स हैं, फंजाई है, मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट हैं, वो सब जो है कार्बोहाइड्रेट्स को कहां से प्राप्त करते हैं? तो प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो कहां से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है। तो यानी कि अल्टीमेट सोर्स क्या है? प्लांट ही है। ठीक है, यानी हमारी बॉडी के अंदर भी जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल के रूप में, वो भी जो है कहां से आ रहा है? तो वो प्लांट से ही हम लोग लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए केमिकल कंपोजिशन। यानी कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कंपोजिशन क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन 3 मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा, और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है? देखो, जनरली आप देखेंगे काफ़ी सारे लिटरेचर में, काफ़ी सारे बुक्स में ये मेंशन किया जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। इसका कारण क्या है? क्यों मेंशन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन? क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों एटम का या इन दोनों एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो वाटर के रेशियो से मैच करता है। ठीक है,
अगर आप वाटर के रेशियो में देखो तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप ध्यान से देखें तो H2O यानी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है, ठीक है, तब जाकर के बनता है वाटर का एक मॉलिक्यूल। तो अगर आप वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो अगर आप देखें तो वहां पर 2:1 का रेशियो देखने को मिलता है। तो ठीक इसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 का आता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में आपको समझाता हूं, जैसे राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसे ध्यान से देखिए। उसमें कार्बन की कितनी संख्या है? 5 है, हाइड्रोजन की कितनी संख्या है? 10 है, और ऑक्सीजन की कितनी संख्या है? तो 5 है। हमें यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या को देखना है। अब चूंकि आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन होने चाहिए और 1 ऑक्सीजन होने चाहिए तभी वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल बनाने हो तो हमें ऑक्सीजन की कितनी जरूरत पड़ेगी? कम से कम 5 ऑक्सीजन चाहिए और साथ में हमें हाइड्रोजन की संख्या 10 चाहिए, तब जाकर के वाटर के 5 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, राइबोस शुगर के अंदर आपको 5 ऑक्सीजन दिखाई देंगे और 10 यहां पर हाइड्रोजन दिखाई देंगे। तो आप उसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो 2:1 का आता है, यानी वही रेशियो आता है जो कि वाटर के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जरा ध्यान रहे, क्योंकि यहां पर इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, यानी कि ये डेफिनेशन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हुए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई सारे इसके एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। जैसे मैं एक छोटे से एक्सेप्शन केस दिखाता हूं। डीऑक्सीराइबोस शुगर को देखो, ये एक कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा ध्यान से देखिए। कार्बन की संख्या कितनी है? 5। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 10। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? तो 4 है। तो ऐसे में अगर आप इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना चाहेंगे, यानी कि अगर आप इसे देखेंगे रेशियो को, तो वो मैच नहीं करेगा, क्योंकि जितने ऑक्सीजन हमें चाहिए कम से कम 5 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या वहां पर 4 है। तो ऐसे में स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट को ये डिफाइन करना कि ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सभी में मैच नहीं कर रहा है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर क्या कोई ऐसी डेफिनेशन है जो पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर सके, यानी जो कार्बोहाइड्रेट के प्रत्येक मॉलिक्यूल पर लागू होती हो? तो हाँ, एक ऐसी डेफिनेशन है जिसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल और साइंटिफिक डेफिनेशन है, जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। बहुत ही सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, और अगर आप देखेंगे अपनी बुक्स के अंदर तो ये डेफिनेशन आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होने के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है कि कम से कम उस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन कम से कम मिनिमम 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, और साथ में या तो एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए या कीटोन ग्रुप होना चाहिए। तब जाकर आप उस मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट के रूप में कंसीडर कर सकते हो। तो इसलिए डेफिनेशन बिल्कुल साइंटिफिक डेफिनेशन है और यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, जो लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को डिफाइन कर सकती है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। ठीक है, आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स। केमिकली यानी रासायनिक तौर पर कार्बोहाइड्रेट्स आर एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल विद मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कम से कम देखिए 1 से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने चाहिए, और या तो उसमें एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए, राइट। आगे उसके बाद लिखेंगे व्हेन ए कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ कार्बन चेन इट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, या उसे आप एल्डोज भी कह सकते हो। जैसे आप ग्लूकोज में देखोगे तो वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आपको बिल्कुल टॉप पर मिलेगा। अगर आप उसकी स्ट्रक्चर को देखोगे ग्लूकोज की, तो वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप आपको बिल्कुल ऊपर की तरफ मिलता है, तो उसे आप जो है एल्डोज कह सकते हो। कीटोज आप तब यूज कर सकते हो इफ द कार्बोनाइल ग्रुप इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द कार्बन चेन। कार्बन चेन के बिल्कुल मिडल में अगर लोकेटेड है कार्बोनाइल ग्रुप या कीटोन ग्रुप, तब जाकर के आप उसे कहोगे कीटोज। इसके अलावा स्टूडेंट्स आगे नोट डाउन करेंगे कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोज, यानी ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है तो आप उसे कहोगे एल्डोज। ठीक है, जैसे यहां पर मैं इसे मेंशन कर सकता हूं इस मॉलिक्यूल को एल्डोज, क्योंकि जरा ध्यान से देखिए इस मॉलिक्यूल को, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होने की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहा है। इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिखाई पड़ रहे हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप भी है, तो इसे मैं कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल मान सकता हूं। दूसरी चीज, अब इसका नोमेनक्लेचर अगर आपको करना हो तो आप कैसे करोगे? एक तो देखो इस पर एल्डिहाइड है तो आप कह सकते हो कि ये एल्डोज है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसे एल्डोज मानकर चलते हो तो ऐसे में आप कार्बन की संख्या को नहीं बता पाते, क्योंकि आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि इस पूरे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल में कार्बन की कितनी संख्या है। तो देखो कार्बन की संख्या यहां पर 1 2 3, तो इसे मैं ट्रायोज भी कह सकता हूं। तो ऐसे में आप इसे एल्डो ट्रायोज भी कह सकते हो। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? एल्डो ट्रायोज।
ठीक इसी प्रकार से अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है मिडल में, तो अब आप इसका क्या नाम लोगे, तो अब आप इसे कीटोज कह सकते हो। अब चूंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3, तब इसे आप कह सकते हो कीटो ट्रायोज। अब सपोज करो कि यहाँ पर 4 कार्बन होते, तब आप इसे क्या कहते, तब आप इसे कहते कीटो टेट्रोज, ठीक है, क्योंकि 4 कार्बन है। अगर 5 कार्बन होते तो कीटो पेंटोज, ठीक है। इसी तरह से अगर यहां पर 4 कार्बन होते तब आप इसे क्या कहते, एल्डोटेट्रोज। अगर 5 कार्बन होते तो एल्डोपेंटोज। तो इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते थे, ठीक है। इससे आपको स्ट्रक्चर का भी पता चलता है, साथ में आपको फंक्शनल ग्रुप का भी पता चलता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इस पर्टिकुलर कार्बन चेन से अटैच है, ठीक है। तो अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में हमें यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप देखने को मिल रहा है, तो आप उसे एल्डोजस के रूप में भी कंसीडर कर सकते हो। और अगर वहां पर देखो कार्बन चेन की संख्या कितनी है, तो उसके बेस पर आप एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज या एल्डोहेक्सोज इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसे कीटोसिस के रूप में भी कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद देखोगे कार्बन की संख्या कितनी है, तो 1 2 3 है तो कीटो ट्रायोज, अगर 4 है तो कीटो टेट्रोज, अगर 5 है तो कीटो पेंटोज, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, अब आप लोग हेडिंग डालीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। देखो, चीज़ों को क्लासिफाई करने से उसे बेटर तरीके से समझा जा सकता है। तो अगर आप अपनी बुक उठाकर देखेंगे या कोई भी लिटरेचर उठाकर देखेंगे तो जनरली वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को इसी तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को 3 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट कैटेगरी है मोनोसेक्राइड्स, नंबर सेकंड ओलिगोसेक्राइड्स, नंबर थर्ड पॉलीसेक्राइड्स। सबसे ज़्यादा स्टडी हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आने वाले वीडियोस पर कम से कम 2-3 वीडियो सिर्फ मोनोसेक्राइड्स के ऊपर ही रहेंगी, जिसमें हमें अच्छी तरह से स्टडी करना है, ताकि आने वाले समय में अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप एमएससी एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते हैं, सीएसआई नेट लाइफ साइंस की प्रिपरेशन करते हैं, आईसीएमआर की प्रिपरेशन करते हैं, या डीबीटी जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका बेसिक अगर मजबूत होगा तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आप कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बात करें तो ये सिंपल शुगर इन्हें कहा जाता है। अच्छा, शुगर किसे कहते हो? जो स्वीट इन टेस्ट होगा, यानी उसका स्वाद जो है मीठा रहता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर, और वाटर में वो सोल्यूबल हो, ठीक है। वाटर में सोल्यूबल का मतलब क्या है कि वाटर के साथ वो इंटरेक्शन करता है, वाटर के साथ वो जो है हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स की अगर हम बेसिक कुछ एग्जांपल के रूप में देखें तो मोनोसेक्राइड्स में जैसे ग्लूकोज है तो वो एक मोनोसेक्राइड्स है, उसे हम मोनोमर यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं। अगर हम ओलिगोसेक्राइड्स के कुछ एग्जांपल देखें तो जैसे डाइसेक्राइड्स हैं, क्योंकि कई सारी बुक्स, कई सारे लिटरेचर ऐसे भी हैं जहां पर मोनोसेक्राइड्स के बाद डाइसेक्राइड्स कैटेगरी भी बनाई जाती है, यानी 4 कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है। लेकिन बेटर होगा कि आप 3 ही कैटेगरी कंसीडर करके चलिए, ठीक है। लेकिन डाइसेक्राइड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी देखो टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता है, या फिर अलग अलग लिटरेचर में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है किसी चीज़ को समझाने के लिए, डिफाइन करने के लिए, तो वो आपको पता जरूर होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे डाइसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है सुक्रोस है, वो एक डाइसेक्राइड्स है। अगर हम पॉलीसेक्राइड्स का एग्जाम्पल देखें तो सेलुलोज एक बेटर एग्जाम्पल है, वो जो है पॉलीसेक्राइड्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा मोनोसेक्राइड्स को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर आप देखेंगे सिंपल सुगर्स हैं 3 से 9 कार्बन वाली, ठीक है। 3 से 9 कार्बन वाले को हम सिंपल सुगर्स के रूप में कंसीडर करते हैं, और ये मोनोसेक्राइड्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स को अगर आप देखोगे तो वहां पर 20 से ज्यादा सुगर रेसिड्यू होंगे, तब जाकर के कोई जो मॉलिक्यूल होगा वो पॉलीसेक्राइड्स कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप एक टीचर हैं तो डेफिनेटली आपको भी ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि कोई भी स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकता है कि वाई 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर नॉट मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में आप 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आप क्यों नहीं शो करते हो? आपने लिखा कि मिनिमम 3 से 9, भाई 3 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 क्यों नहीं हो सकते? तो जरा उसका भी देखो आंसर यहाँ पर आपको समझना होगा, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स इसको अवॉइड करते हैं, वो बताते नहीं हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये 3 कार्बन है, यानी ये ट्रायोज है। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में एल्डिहाइड है, तो मैं इसे कह सकता हूँ एल्डोट्रायोज, ठीक है। यानी ये मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होने की सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। अब जरा दूसरे मॉलिक्यूल को देखो, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल मैंने बनाया है, इस मॉलिक्यूल में आपको एल्डिहाइड ग्रुप भी दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होने की ये भी एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर रहा है। तो ये एल्डोडायोज क्यों नहीं हो सकता है? जब एल्डोट्रायोज एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, तो एल्डोडायोज क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? क्यों जो है 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर नॉट मोनोसेक्राइड्स? तो इसका आंसर देखिए,
इस कार्बन पर जो नीचे वाला कार्बन है, जो सेकंड कार्बन है, उस पर आपने 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच कर दिए हैं। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एक ही कार्बन पर होंगे तो वहां पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि 2 कार्बन वाले जो है कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। 2 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल आर नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि देखो अगर आप दूसरे कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच करते हो तो ऐसे में वहां पर अनस्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स आर कॉमनली नोन एज सुगर्स एंड आर रीडली सोल्यूबल इन वाटर। ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं या डाइसेक्राइड्स हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और इन्हें जनरली सुगर्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि स्वीट इन टेस्ट होते हैं और वाटर में भी इजिली सोल्यूबल है, ठीक है। रीडली सोल्यूबल का मतलब बहुत तेजी से और जल्दी सोल्यूबल हो जाते हैं, आसानी से घुल जाते हैं, और इसलिए इन्हें आप हाइड्रोफिलिक नेचर के रूप में भी कंसीडर कर सकते हो। तो जब मैं कहता हूं कि कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक नेचर का है तो इससे आप क्या समझते हो? हाइड्रो का मतलब वाटर, फिलिक का मतलब लव, वाटर से लव। अब आप कहेंगे सर वाटर से लव का मतलब क्या समझे? क्या वाटर से प्यार करता है, हक करता है, किस करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वाटर से लव करने का मतलब कि वाटर से इंटरेक्शन करता है, और इंटरेक्शन के तौर पर वहां पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप कर रहा है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल क्या करता है? वाटर के अंदर जाने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करता है, इसी वजह से हम उसे कह रहे हैं कि वो जो है वाटर में सोल्यूबल है। जब भी कोई हाइड्रोफिलिक नेचर कह करके ये कहता है कि वो उससे लव करता है, तो ये कोई सही तरीका नहीं है चीज़ों को एक्सप्लेन करने का या डिफाइन करने का, ठीक है। स्टूडेंट को एक प्रॉपर पता होना चाहिए कि आखिर वो उसके साथ इंटरेक्शन किस टाइप का कर रहा है। These are considered to be micromolecules where polysaccharides are considered to be macromolecules। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, डाइसेक्राइड्स होते हैं, इन्हें माइक्रोमोलिक्यूल के रूप में कंसीडर किया जाता है, और जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं जैसे कि सेलुलोस है, तो वो जो है मैक्रोमोलिक्यूल के रूप में उसे कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जैसे आप प्लांट सेल के केस में देखेंगे, उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोस की बनी होती है। जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आपने सेल के स्ट्रक्चर को देखा होगा। सेल की स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्लांट सेल के केस में जो सेल वॉल होती है, ठीक है, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ऐसे में सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री कौन सी होगी? जो मेन बाउंड्री होगी वो कौन सी होगी? किसे आप कंसीडर करोगे कि ये सेल की मेन बाउंड्री है? तो देखो यहां पर क्या है कि अगर सेल के बाहर जो सेल वॉल प्रेजेंट है, अगर आप उसे रिमूव कर देते हो, तो क्या सेल के इंटरनल एक्टिविटी पर कोई फर्क पड़ता है? क्या सेल डिस्ट्रॉय हो जाती है? नहीं। लेकिन अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव कर दो, हटा दो, तो ऐसे में क्या होगा? पूरी की पूरी सेल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। तो इस केस में जो मेन बाउंड्री का काम कर रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ना कि सेल वॉल, ठीक है। मिलता है स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा मोनोसेक्राइड्स के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।